चाहते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पता है कि हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं सही और सटीक जानकारी के माध्यम से। और आप पता है कि हम एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा हेतु तैयारी करवाने के लिए आपको हम पिछली ईयर के प्रश्न जिन्हें हम PYQ प्रश्न कहते हैं आपको पता है, और जिसके लिए हम आपको पता है मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और साथ में जीके जीएस और साइंस के चारों पोर्शन अलग अलग कवर हो रहे हैं। फिलहाल मैथ्स और रीजनिंग का अभी वीडियो बंद हो चुका है क्योंकि हम एनटीपीसी के लिए तैयारी करवाने चालू कर चुके हैं। पहले भी तैयारी चालू था लेकिन एमपी आबकारी के चक्कर बंद कर दिया गया था। जो जानकारी आप सुन रहे हो जो नए विद्यार्थियों के लिए है, जो पुराने विद्यार्थी उन्हें तो पता है, आप लोग आगे बढ़ सकते हो। और जीके जीएस पर डे, जीके जीएस साइंस एमपी आबकारी का कंटिन्यू चलेगा। तो 20 फरवरी से कंटिन्यू आप बता दें 24 फरवरी तक 20, 21, 22, 23, 24 हर दिन के तीन तीन चैप्टरों के हमने जीके जीएस और साइंस कवर करा चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हो। और आज हम ले रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से 25 फरवरी का शिफ्ट पहले का जीके जीएस। अगले पार्ट में साइंस कवर होगा, शिफ्ट बाय डे बाय कंटिन्यू कवर हो रहा है। हर पार्ट को विजिट करें, मैथ्स का रीजनिंग भी कवर पढ़ सकते हो क्योंकि हमने पढ़ा के रख चुका। चलिए लेके चलते हैं। आप याद रखें जीके जीएस के 20 प्रश्न कवर होंगे और साइंस के 15 प्रश्न, टोटल मिला के 35 प्रश्न आपको जीके जीएस और साइंस मिलेगा। तो क्रम से आपको दिखाते हैं जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। शिफ्ट तारीख आप देख लीजिएगा और क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि उस शिफ्ट का है या नहीं। चलिए तो लास्ट तक बने रहे। प्रश्न क्रमांक पहला कहता है और इफ इट याद रखें, इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या, याद रखें। चलिए तो इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या, और आपको बता दूं हर शिफ्ट का पहला प्रश्न आपको किसका पूछ रहा है, पुस्तक का। हर शिफ्ट में पहला प्रश्न याद रखें, बार बार इंतला कर रहा हूं मैं आपको। आप यकीन नहीं तो आप लोग हर पार्ट जीके जीएस का देख लो भाई, शिफ्ट बाय देखोगे तो आपको खुद पल्ले पड़ने लगे। हम शिफ्ट बाय डे दिखा रहे हैं, आगे फर्स्ट में दिखा देता हूँ कि किस शिफ्ट का है और किस तारीख का है, तो आप लोग यकीन तो कीजिएगा। चलिए तो इफ इट ब्लेड्स जो पुस्तक के लेखक का नाम याद रखें, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, स्टीफन किंग। ठीक है, स्टीफन किंग की पुस्तक का नाम क्या आप देख पा रहे होंगे, इफ इट ब्लेड्स। और पहला प्रश्न लेखक का पुस्तक का नाम जरूर आता है और आपकी जिम्मेदारी है पुस्तक और ऑथर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष। और यही प्रश्न एक बार नहीं आया है, पिछले शिफ्टों में भी आ चुका, याद रखेंगे। जो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 16 सितंबर या 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और दिवस का भी प्रश्न आएगा, पुस्तक का प्रश्न आएगा, दिवस का प्रश्न आएगा, ये आप समझ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा कहता है, निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखें हर राज्य के अपने अपने लोकायुक्त चुनित होते हैं और पूरे देश का भी होता है। रही बात यहाँ कर्नाटक का पूछा, याद रखें। तो अब देखिएगा, अब स्टेट लेवल का एग्जाम है एमपी का पूछनी चाहिए, अदर स्टेट का पूछ रहा है, इतना हार्ड प्रश्न बना दिया। अब यह प्रश्न किसी को ना बना होगा भाई, है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का प्रश्न एक बात समझ में आया, करंट अफेयर का प्रश्न 2022 का आएगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन आप नंबर आपका A, B, C आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंगन गौड़ा पाटिल। ठीक है, कंगन गौड़ा पाटिल को 2022 में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की नियुक्तियां आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगर आपको दिखाई ना दे जूम करके आप ब्लर होता हो तो क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। मई 2022 में CBSE के, हाँ अभी बताया था मैंने, नियुक्तियां अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की, चाहे वो शासकीय हो चाहे कोई भी संगठन का हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। जस्ट अभी मैंने बोला था अभी गया। CBSE याद रखें एक प्रकार का जो शैक्षणिक संस्था है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन जिसे कहते हैं, याद रखें। और अधिकांश बच्चे इसमें पढ़ने वाले बच्चों को कहा जाता है ब्रिलियंट होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं, वो होते भी हैं क्योंकि यहाँ का जो पढ़ाई का लेवल थोड़ा अलग होता है स्टेट लेवल एग्जाम की तुलना में। ठीक है, तो मई 2022 में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे A, B राइट आंसर हो जाएगा, निधि चिब्बर। ठीक है, 2022 की बात, अभी मैंने बोला कि 2023 में एग्जाम हुआ था, आपको पता होनी चाहिए। जो PDF चल रहा है बुक 100% एक्यूरेट सही सटीक है, पिछली भर्ती 23 का ही है। 25 में आपको जुलाई में स्टार्ट होगा एग्जाम, तो पूरा मई बचा है, सॉरी मई का
अब भाई मई का 10 दिन बचा मान लो और जून का पूरा महीना, तो आपके पास लगभग 40 दिन बचे हैं। इतने दिन में आप कवर कर लीजिएगा। बाकी मैथ्स रीजनिंग का भी मैं स्टॉप करता हूँ। जैसे ही एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो जाएगा मैं फिर से मैथ्स रीजनिंग उठा के पढ़ाऊंगा, ध्यान रखें। बाकी बहुत कुछ मैथ्स रीजनिंग हो चुका है, आप लोग टॉपिकों को समझो, अध्याय को समझो, और आप उस अध्याय को उठा के टॉपिक या टाइप को उठा के पढ़ लीजिएगा। जीके और साइंस आपको पर डे कवर होगा। तो निधि चिब्बर को नियुक्त किया गया था, याद रखें। बाकी वर्तमान में आपको पढ़ना पड़ेगा कौन है। चलिए प्रश्न क्रमांक आप 5 और 1 पा रहे होंगे। देखिएगा, प्रश्न हमें फिर पूछ लिया है, क्या एस.एन. सुब्रमण्यम को 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया था। सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया था। और मैं भी बताया हूँ, अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे राजकीय हो, वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, संगठन जो प्रमुख है वो आपको काम लायक है। तो आप देख पाएंगे लायर्स एंड टूर्बो, ठीक है। तो लार्सन एंड टूर्बो के एमडी एमसीयू नियुक्त किया गया था किससे, एस.एन. सुब्रमण्यम को। और अभी तक हमें 2022 का 3 करंट अफेयर का प्रश्न पूछ लिया, वो भी नियुक्ति वाला। देख रहे हो भाई, देख रहे विनोद, कहते हैं ना, उसी प्रकार से। तो आप लोग भी देखें समझें और यकीन के साथ देखो भाई, बार बार कह रहा हूं मैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, तो आप जानते होंगे जिन्हें हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी के नाम जानते हैं, खालिस्तान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत याद रखेंगे एसटी जो कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं, अनुसूचित जाति नहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के माध्यम। याद रखिए, अभी बताया था ना सीबीएसई बोर्ड के चैम्बर निधि चैम्बर को नियुक्त किया गया था, उसी प्रकार निधि चैम्बर को, है कि नहीं, उसी बोर्ड द्वारा स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो याद रखें किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, याद रखें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आप देख पा रहे हो जनजातीय मंत्रालय। अभी मैंने बताया था ना, इसमें अधिकांश एसटी के कुछ जो सिफारिश हो सकता है या कुछ उसमें रूल होता है जिसके तहत अन्य कैटेगरी के विद्यार्थी पढ़ सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एसटी मतलब जनजातीय आयोग या जनजातीय मंत्रालय द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किया जाता है और सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होता है। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। तो और इन बच्चों को बढ़ाने के उद्देश्य से चालू किया गया है। पीएम CARES के तहत लाभार्थी को किस उम्र में कॉर्पस राशि मिलेगी। याद रखें, पीएम जो एक योजना है जिसे हम CARES कहते हैं, जिसमें लाभार्थी को राशि कम मिलेगी, ये पूछ रहा है। तो योजना का प्रश्न आएगा मतलब आएगा, चलिएगा, नियुक्ति आएगा मतलब आएगा, पुस्तक आएगा मतलब आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और सी आपका राइट हो जाएगा। 23 वर्ष पूर्ण करने पर पैसा या राशि आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। चलिए अगले प्रश्न आप देख पाएंगे। और भारतीय वायुसेना जिसे हम IAF के नाम से जानते हैं, याद रखें, ठीक है। इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना की बात हो रही है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की 90वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। 2023 की भर्ती का प्रश्न पूछा है, तो याद रखेंगे 8 अक्टूबर 2022 को। अब आगामी 2023 में 9वां हो जाएगा, 23 में 9वां, 24 में 10वां और 25 में 11वां, जो अभी आया नहीं है। तो याद रखें 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जी अपना अलग भी प्रश्न बन सकता है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, 8 अक्टूबर। और वर्षगांठ पूछ रहा है, तो याद रखें आपको भाई 90 कितना, 90 ना, हाँ सॉरी 90 हुआ था, 90 इनका 90 हो जाएगा 92, क्षमा चाहूँगा, 90 2023, इनका 90 24, 92 25, ये भी प्रश्न बन सकता है, याद रखें 8 अक्टूबर। तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर 2025 को 90वीं वर्षगांठ, सॉरी कौन, इनका 92वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा। चलिए 22 90, 23 इनका 90, 24 92, सॉरी 25 आपका होगा 93, ठीक है। 25वां 8 अक्टूबर 2025 को 93वां वर्षगांठ मनाया जाएगा भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स। चलिए अगला प्रश्न के चलते हैं। तो दिवस का प्रश्न हमें पूछ ही रहा पहले से भाई, हर शिफ्ट में आ रहा है, प्रश्न क्रम 9वां कहता है, शिफ्ट वही तारीख वही है। अब देखिएगा
जी, तो अब आपके करंट अफेयर के प्रश्न हो गए, कह सकते हो, है कि नहीं, और कुछ आपका अलग प्रश्न हो गए। अब आपके इतिहास का प्रश्न आएगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। किस वर्ष शिवाजी ने को नए मराठा साम्राज्य के छत्रपति संप्रभु के रूप में ताज पहनाया गया? क्या बोल सकते हो आप, मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें कब नियुक्त किया गया था? याद रखें, राजा बनाया गया था, याद रखें, साम्राज्य। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1674 ईस्वी में, याद रखें। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज को छत्रपति या सम्राट मराठा साम्राज्य का राजा सम्राट घोषित किया 1774 में, याद रखने भाई, 1774 ईस्वी में। और बार बार मुगल सम्राट, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का प्रश्न हमें पूछ रहा है बार बार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लास्ट तक देखिएगा, 20 प्रश्न कवर होगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, साल बाई की संधि 17 मई 1782 को, 1774 को लड़ा ही हो गया भाई, किस किस के बीच में, सॉरी 1774 में क्या, सॉरी समझ आएंगे, 1674 में है कि 1674 में क्या बना दिया गया, ताज पहना दिया गया सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को। और यहाँ बात हो रही 1782 को खालिस्तान और महादजी सिंधिया के बीच हुई थी संधि, याद रखें, वो रहेगा आपका वारेन हेस्टिंग, जो ब्रिटिश अधिकारी या आपका वायसराय हुआ करता था उस समय। तो याद रखें, सालबाई की संधि महादजी सिंधिया और वारेन हेस्टिंग के बीच हुआ था। आपको पूछ ले कि महादजी सिंधिया और वारेन हेस्टिंग के बीच में कौन सी संधि हुई थी, याद रखें, सालबाई की संधि। डेट भी पूछता है कब हुआ, तो याद रखें 17 मई 1782 को हुआ था। चलिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछ रहा, ऑप्शन आप देख सकते हो। बाकी प्रश्न क्रमांक 11 हमें कहता है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखें, जिसे हम ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इन्हें जानते, उपनाम के रूप में। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार, याद रखेंगे, कब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1886। और कांग्रेस का प्रश्न भी बार बार आएगा, बता दूं मैं। और ये मत सोचिएगा कि एमपी आबकारी का तो सिर्फ वहीं पर काम देगा, एनटीपीसी में भी आपको बता दूं इसी प्रकार का प्रश्न भी वहां पर भी आते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी में भी काम देगा। और एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी हम चालू कर चुके हैं, पहले से आपको बता दें 70-80 वीडियो हम पहले बना चुके थे, लेकिन एक महीना हमने विराम दिया था एमपी आबकारी के चक्कर में। अब एमपी आबकारी चक्कर का मैथ्स रीजनिंग हम बंद कर चुके हैं, अब जीके जीएस और साइंस कवर होगा। तो मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस आपको कहाँ पर मिलेगा फिर, एनटीपीसी का तो मिलने वाला है, जाके डे का विजिट करें। चैनल का नाम बता चुके होंगे, पता है, प्लेलिस्ट आपको बता दें, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके पढ़ लीजिएगा भाई। 1882 की बात, सॉरी 1886 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और कलकत्ता आपको पता है कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। वर्तमान इसका तो आप पता होनी चाहिए, कोलकाता हो गया नाम। तो यहाँ पर 1886 को अधिवेशन चल रहा था, इसमें कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आपके दादा भाई नौरोजी। अब मैं आपको डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, प्रश्न दिखा रहा हूँ, इस प्रकार के प्रश्न आता बनाया जाएगा, टॉपिक क्या आ रहा है आप खुद भी समझ रहे हो, कांग्रेस का प्रश्न हर चैप्टर पूछ रहा है, कितने बार बोलो आपको, पढ़ लीजिए भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 12 है, श्रीरंगपट्टम की संधि के दौरान टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को जुर्माने के रूप में कितना पैसा देना पड़ा था लगभग, अंग्रेजों को, याद रखें। जो संधि हुई थी, याद रखें, संधि की बात करें तो श्रीरंगपट्टम की संधि है, टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस संधि के तहत अंग्रेजों को जुर्माना देना पड़ा था टीपू सुल्तान को, आदरक ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लगभग 3 करोड़। देखिएगा भाई, बहुत खतरनाक प्रश्न पूछा, ऐसे पैसे पूछ सकता है। तो और श्रीरंगपट्टम आपको पता है कहाँ पर, कर्नाटक में, और कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर है, आपको पता होनी चाहिए, है कि नहीं, पहले मैसूर के नाम जाना जाता था कर्नाटक, और वहीं पर श्रीरंगपट्टम है, और उसी से संबंधित आपके कौन है, टीपू सुल्तान। तो 3 करोड़ लगभग जुर्माना दिया था। चलिएगा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ऑप्शन आप देख पाएंगे, प्रश्न क्रमांक 13 कहता है, भारत की निम्न प्रति व्यक्ति आय के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है? अब प्रति व्यक्ति आय है कि प्रति व्यक्ति या व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, इसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर व्यक्ति। जो प्रति व्यक्ति आय है, इसके पीछे सही कारण क्या है?
चलिएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ जी, आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है। इतिहास का प्रश्न खत्म हुआ भाई, और सिस्टमेटिक प्रश्न आ रहा है, जनसंख्या वृद्धि याद रखें। तो प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है, इसके कहने मतलब ये है कि भाई संसाधन बढ़ रहे हैं, ठीक है, रोजगार बढ़ रहा है, पूरा तरीके से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या भी वृद्धि हो रही है, तो वही रोजगार का बंटवारा कैसे करें, संसाधनों का बंटवारा कैसे करें, तो प्रति व्यक्ति आय तो कम होगी ना। तो मेन कारण क्या, जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय होने का कम होने का मुख्य कारण ऑप्शन के अनुसार, समझ गए। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, अर्थशास्त्र का प्रश्न है भाई, ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरुआत रखे, मैं आपको बता चुका हूँ, योजना का प्रश्न आएगा, कब लॉन्च हुआ है, उद्देश्य क्या था, किसने लॉन्च किया, ये सब प्रश्न बनता है हर शिफ्ट में आ ना। तो मेक इन इंडिया याद रखें, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2014 में लोकसभा सीट का चुनाव जीते थे और उन्हें पहली बार पीएम घोषित किया गया था, 2014 था, याद रखें। 2014 से उन्होंने 19 तक काम किया, 19 से 23 तक काम किया, अब 24 से आपको 29 तक लेके चलेंगे, तो लगातार 3 वर्ष, 3 पंचवर्षीय योजना, 3 पंचवर्षीय में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीसरा नंबर कार्यकाल चल रहा लगातार। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कहने मतलब ये है कि भारत स्वदेशी वस्तु निर्माण करना, स्वदेशी भारत के कच्चे पदार्थ से भारत में वस्तुओं का निर्माण करना मेक इन इंडिया कहलाता है। इसका शुभारंभ 2014 में किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देख रेख हुआ था, और उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 50 नंबर का, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP प्रकाशित किया है। तो याद रखें, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात कर रहे हैं, प्रकाशित किया, तो कौन करता है, ये बहुत सीधी बात। तो जो आप क्या कह पा रहे हो, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, कौन जारी करता है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा NSO, ठीक है। ये याद रखें, इसके द्वारा NSO के द्वारा क्या जारी किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है। चलिएगा, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग संस्थान भी कह सकते हैं, याद रखें, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, प्रश्न क्रमांक 16 कहता है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 1995। तो सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इस प्रकार से अनेकों संगठन हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन, राज्य के संगठन, और इनकी नियुक्तियाँ, स्थापना का हुआ, मुख्यालय का, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसकी बात करें, जो मुख्यालय याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ये भी प्रश्न बनता है भाई। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, और आप जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, UNO के जो भी अंग हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 70 नंबर का कहता है, वह कौन सा सिद्धांत है जो व्यापार संतुलन पर अवमूल्यन के प्रभाव की व्याख्या करता है। तो याद रखें जी, आपका थोड़ा हार्डली प्रश्न हो गया, आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब कुछ प्रश्न बनेंगे, याद रखें। तो आप खुद देख लीजिएगा, सिस्टमैटिक करंट पर कितने प्रश्न आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी कितने प्रश्न आ रहे हैं, संविधान के अभी तो आने वाला संविधान का, और इतिहास के कितने प्रश्न आए हैं, भूगोल कितने प्रश्न आए हैं, इकोनॉमिक कितने प्रश्न आए हैं, खेल कितने प्रश्न आ रहे हैं, ये आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो भाई। तो उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, जे वक्र सिद्धांत कहते हैं। तो जे वक्र सिद्धांत जो व्यापार संतुलन पर अवमूल्यन के प्रभाव की व्याख्या करता है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो अब आपको ध्यान रखें, ये प्रश्न आप देख पा रहे जो आपका पॉलिटिकल साइंस, या जिसे हम संयुक्त विज्ञान कहते हैं, राज्य व्यवस्था, या आप कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का प्रश्न कह सकते हो। 3 आपातकालीन शक्तियों में से किस एक के लिए कैबिनेट की लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है, याद रखें। अब आपको बता दें, 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू होगा, अनुच्छेद के नाम बता रहा है। 356 राष्ट्र प्रशासन सिर्फ राज्य में लागू होता है, वित्तीय आपातकाल जो पूरे देश में लागू होता है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। ये सब आपातकालीन प्रश्न बार बार पूछ रहा, याद रखें। और भाग 20 में आपातकालीन
उल्लेख मिलता है। ये भी पूछ चुका है, कितनी बार बताऊं मैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद में पेश किया जाएगा और कैबिनेट जो बैठक होगी, जिसे हम कह सकते हैं, इसकी सिफारिश के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के तहत लागू किया जाए। और राष्ट्रपति, याद रखें, राष्ट्रपति ही आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चलिए, और कैबिनेट में लिखित सिफारिश के बाद ही इसको लागू किया जा सकता है। जी, संविधान का प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संविधान का प्रश्न है। तो 18, 19, 20 तीन प्रश्न मिले संविधान के, तो पढ़ना तो पड़ेगा। षोडशी समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? याद रखें 8। और अभी तो आपको पता होनी चाहिए मौलिक कर्तव्य संख्या कितने हो गई, 11 हो गई है। अगर आपको नहीं पता तो पढ़ लें, लिख लें, समझ लें, ठीक है। और रही बात सरदार षोडशी, सरदार नहीं जोड़ा है, जोड़ लीजिएगा। सरदार षोडशी समिति ने जो 8 मौलिक कर्तव्य जिन्हें रूस से लाया, याद रखेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य आपको रूस से लाए गए हैं और इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए सरदार षोडशी समिति को दिया गया जिम्मा। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात, सरकार या संविधान में इन्हें जोड़ा जाए। और वर्तमान में आपको बता दें इनकी संख्या कितनी हो, 8 हो गया, याद रखें। सॉरी, 8 जोड़ा गया था, अब हो गई इन संख्या 11। चलिएगा, याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 20 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सांप्रदायिकता मतदाता के पिता के रूप में जाना जाता है? रखें, मतलब जो सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ए, बी, सी, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। इन्होंने सांप्रदायिक तो मतलब होता है आप अलग अलग धर्म की बात कर सकते हो, मुसलमानों के लिए अलग से दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए याद रखें इन्हें सांप्रदायिक जन्मदाता कहा जाता, मतदाता का। अब आपको पता होना चाहिए मतदान करने के लिए आपको न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। कितने साल? अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं तो आप मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और मतदान में आप समस्त वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और अलग अलग समुदाय को लिए अलग अलग चुनाव प्रणाली, मतलब चुनाव प्रणाली एक होगी लेकिन सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसका श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड आपके कौन है? मिंटो, याद रखें, जिन्हें हम लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में जानते हैं। याद रखें, लिख लीजिएगा। ये रहा आपका लास्ट प्रश्न और यहाँ पर हम विराम करते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस प्रश्नों को सिखाया हूँ, समझाया हूँ, पढ़ाया हूँ और आपको 100% गारंटी देते हैं जो आपको हर भर्ती परीक्षा में आपको काम देने वाला है। यकीन के साथ पढ़ोगे तो काम तो देगा ना। और जो टॉपिक आ रहा है एक बार, अगली बार फिर आएगा, शिफ्टों में आता रहेगा वहीं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और हमारा सहयोग करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा ना। और आपको बता दें, हर दिन हमारे साथ लगभग 5 से 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, तब हमसे जुड़ रहे हो। और आपको बता चुके हैं मैथ्स रीजनिंग का वीडियो बंद रहेगा एनटीपीसी के हिसाब से, उसके बाद फिर चालू करेंगे। जीके जे साइंस कवर होगा और एनटीपीसी के लिए हम तैयारी बता चुके हैं। ग्रुप डी का कंबाइन तैयारी चालू हो चुका है, पीवाई के प्रश्न एनटीपीसी कवर हो रहे हैं। चैनल विजिट करें, 70 से वीडियो बन चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करना भूलें। आपके सहयोग से हम बेहतर प्रयास कर पाएंगे।